प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का किया उद्घाटन। कहा, अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना जरूरी। कई राजनीतिक दलों के सदस्यों समाज के मशहूर लोगों ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, नए लोगों के आने से पार्टी होगी मजबूत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी पार्टी के चुनाव विवादों पर की चर्चा। यश भारती पुरस्कार फिर से शुरू करने की कही बात। और प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज जारी की अपनी दूसरी सूची। 41 उम्मीदवारों में से 16 महिलाओं के नाम सूची में शामिल। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले पहलों का अनावरण किया। पीएम ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई व्यवस्था न हो, जिसकी सोच अप्रोच नई है, जिसके परिणाम प्रगतिशील हैं। उसमें सबका प्रयास शामिल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तप, तपस्या के 25 वर्ष हैं। जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रदेश की जनता के लिए बेहतर कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़े बहुमत से सत्ता में आएगी। सपा और अन्य विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के दावे और वादे खोखले हैं। आज उन्होंने विधानसभा सिराथू के क्षेत्रीय लोगों से वर्चुअली बातचीत की। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। 2017 में जो विजय हमें प्राप्त हुई थी, हम 2022 में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किए गए काम के बल पर वह विजय फिर से दोहराएंगे। सपा गठबंधन का सूपड़ा साफ होगा। बसपा अथवा कांग्रेस खोजने से नहीं मिलेगी। पहले ही सूची में टिकट जो वितरण की पहली सूची सपा गठबंधन की थी, उसमें बड़े बड़े दंगाई, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया आ गए। श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। श्री अखिलेश यादव जी, जब आप सरकार में थे, उत्तर प्रदेश से बिजली गायब थी। जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है, उस पहले चरण के चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी और जो 2022 का चुनाव परिणाम आएगा 10 मार्च को, वह 2017 से भी अच्छा आएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों, समाज के कई मशहूर लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इन लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उनमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के पूर्व निदेशक विवेक गुप्ता, पूर्व आईएएस किशन सिंह अटोरिया और कांग्रेस छोड़कर आई प्रियंका मौर्य शामिल हैं। इसके अलावा सपा नेता अजीत सिंह चौहान, सत्यपाल तोमर, किसान नेता सोमपाल, सपा के पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता, लोक गायिका वंदना मिश्रा और किरण कांत मौर्य समेत कई अन्य लोगों ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इन लोगों के पार्टी में आने से पार्टी और मजबूत होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आज की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम, समाजवादी पार्टी के परिवार का व्यक्तिगत सदस्य, औरैया के निवासी, पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहां पर करना चाहता हूं, वैसे तो संभवतः आप सबको जानकारी है, लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी पार्टी के चुनावी वादों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो यश भारती पुरस्कार फिर से शुरू किए जाएंगे और नगर भारती पुरस्कार भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल होगी। समाजवादी सरकार आने पर कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कई और चुनावी वादे भी किए। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी।
विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरे राष्ट्रीय लोकदल को उम्मीद है कि इस चरण में वो सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लखनऊ में आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और नौजवानों के साथ छल किया है और इस बार जनता इसका जवाब देगी। लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज हालात है पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक रहे हैं या जो विधायक नहीं रहे उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं, आज भी अभी वो गांव में जाने लायक नहीं है। गांव में जाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी सब उसका विरोध कर रहे हैं और वो अभी भी वोट मांगने की स्थिति में नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गठबंधन की क्या हालत है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है, इसके जितने भी उम्मीदवार होंगे पश्चिमी यूपी में, सब जीत करके आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 41 उम्मीदवारों में 16 महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी यूपी के 125 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। ताजा सूची में हाजी अखलाक का नाम शामिल है, जो कैराना से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा थाना भवन से सतीश श्याम सैनी, शामली से मोहम्मद अयूब जंग, मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा और सिवाल खास से जगदीश शर्मा, मेरठ से रंजन शर्मा, सयाना सीट से पूनम पंडित, आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि और अकबरपुर से प्रियंका जायसवाल को चुनावी समर में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज लखनऊ में पार्टी के चुनावी वादों को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, सभी पुराने बिल माफ होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज हुए सभी फर्जी मुकदमे भी वापस होंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए बकाया है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में उचित वृद्धि हर साल और गन्ना बेचने के 24 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, इस बात की गारंटी आम आदमी पार्टी देती है। किसानों का जो बिजली का बिल का बकाया है उसको पूरी तरीके से माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो फर्जी मुकदमे लगाए गए किसानों के ऊपर, वो सारा का सारा मुकदमा सरकार ने तो खाली ऐलान किया है, जमीन पर अब तक करके दिखाया नहीं है। उस सच को हम करके दिखाएंगे। किसानों के मुकदमे वापस लेने का काम हम लोग करेंगे। शामली जनपद में कैराना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह और शामली सीट के लिए तेजिंदर निर्वाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गठबंधन प्रत्याशी अशरफ अली खान ने भी अपना नामांकन किया। भाजपा विधायक तेजिंदर निर्वाल ने कहा कि भाजपा हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है। आज भी चुनाव में विकास एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह ने कहा कि भाजपा ने 2017 में सरकार बनाकर विकास की गंगा बहाई है। जनता के समक्ष मुद्दे रहेंगे, निरंतर विकास की धारा आगे बढ़नी चाहिए। जो 2017 से योगी जी की सरकार ने अपना अभूतपूर्व विकास कार्य पूरे शामली जनपद में कराए हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पे विकास से भी पहले एक मुद्दा होता है जन सुरक्षा का। वो पिछली सरकारों के समय काफी रहा है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह की कानून व्यवस्था दी है, उस जिस तरह से सारे गुंडे अपनी जमानत तुड़वाकर वापस जेलों में चले गए, वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम फिर बाहर निकल के वही लूटमार, वही इसका इंतजार कर रहे हैं सारे गुंडे। इसलिए प्रदेश की जनता उनको आने नहीं देगी। वहीं सपा रालौद गठबंधन प्रत्याशी अशरफ अली खान ने कहा कि पिछले कुछ सालों में किसान, मजदूर, युवा और व्यापारियों की उपेक्षा हुई है। सपा रालौद गठबंधन की सरकार बनने पर प्रदेश में तेजी से विकास होगा। हमारा जो है देखिए मेनली जो है किसानों का मुद्दा है। किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, मिलों पे बकाया चला आ रहा है। पिछले साल का भी हमारे थाना भवन मिल पे बकाया, इस साल का भी, पिछले साल का भी पूरा नहीं कर पाया, नया सीजन शुरू हो गया है। और खाद इतने महंगे हैं, उपलब्धता नहीं है। डीजल जो है आसमान छू रहा है।
गरीब के, मजदूर के, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए बुलंदशहर में आज भाजपा के 5 प्रत्याशियों, बसपा के 3 प्रत्याशियों सहित 1 दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा से बुलंदशहर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी प्रदीप चौधरी, सिकंदराबाद से लक्ष्मी राज सिंह, खुर्जा से मीनाक्षी सिंह, डिबाई से ACP सिंह और सयाना से विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने नामांकन किया। बसपा से डिबाई के प्रत्याशी रफीक फड्डा और सिकंदराबाद विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी राहुल यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बढ़ चढ़ के काम किया है। सुरक्षा के लिए लीजिए या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मतलब हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन उसके लिए जो भी और उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में हमेशा पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। प्राथमिकता तो बस यही है कि जनता की सेवा करना है, बस जिस रूप में भी हो जाए, जिस तरीके से हो जाए, उसी में इंशाअल्लाह ताला मैं जनता के साथ रहूंगा और जनता पूरे शिकारपुर विधानसभा की मेरे साथ है। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी अवतार भड़ाना ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने 17 जनवरी को नामांकन दाखिल किया था और भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से हराने का दावा किया था, लेकिन 3 दिन बाद ही अवतार भड़ाना के वकील ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अवतार भड़ाना ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। गौतम बुद्ध नगर में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान किया जाना है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो तय हो जाएगा कि ये सीट किसकी झोली में गई। अवतार भड़ाना जी का मैं लॉयर हूं और मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि श्री अवतार सिंह भड़ाना को कोरोना हो जाने के कारण वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जनहित में पब्लिक की लाइफ एंड सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए वो इस इलेक्शन को यहां से विड्रॉ करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से जनता को धोखा दिया मीरापुर में, फरीदाबाद में और जगह, जेवर की जनता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार थी। इस तरीके से उन्हें मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। अमरोहा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में मतदाता जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को अपने परिवार एवं आस पड़ोस के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा कलेक्ट्रेट से 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 8 मतदाता जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। अमरोहा के जिला विद्यालय निरीक्षक और स्वीप प्रभारी रामाज्ञा कुमार ने बताया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। अमरोहा जनपद में सर्वप्रथम विधानसभा वार जहां पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है, ऐसे बूथों को चिन्हित किया गया था। चिन्हित करने के पश्चात उन बूथों पर कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं, जिसमें विद्यालय में जो अध्यापक थे आसपास गांवों के ग्रामीणों को बुला के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान का महत्व को बताया गया है कि आपके एक एक वोट की कितनी ज़्यादा कीमत है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी को हर विधानसभा वार 2-2 गाड़ियों से प्रचार प्रसार कराया गया था। जनपद में शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से क्विज, भाषण, निबंध, रंगोली प्रतियोगिताएं कराई गई हैं और लगभग प्रत्येक संस्थाओं से, हायर संस्थाओं से माध्यमिक, बेसिक गांव-गांव रैलियां कराई गई हैं। बाराबंकी जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 25 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से स्कूली छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं के हाथों से बनी सेल्फी पॉइंट और कई स्लोगन नुमा आकर्षक चित्रों के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह ने दिव्यांग मतदाता, ट्रांसजेंडर और पहली बार वोटर बनी छात्रा को सम्मानित किया।
इस बार 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट तो ये है कि 31 जनवरी तक हम 100% कोविड का टीकाकरण कर लें। अपने 14 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं उससे शुरू करते हुए सभी लोग, 18 प्लस का तो पहले ही चल रहा था और अब 14 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं उनका भी शुरू हो गया है। तो हम ये चाहते हैं 31 तक दोनों 100% हो जाए। और दूसरा 27 फरवरी को जो हमारा विधानसभा का मतदान है उसमें भी हम चाहते हैं कि पिछली बार जो विधानसभा में 67% था उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो और हम 90 प्लस का एम करें। मतलब कम से कम टारगेट तो हम उतने का रखें। इस साल मैं 18 वर्ष की पूरी हुई हूँ और इस बार मैं पहली बार लाइफ में वोट डालने जा रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं आप लोगों से भी अपील करूँगी जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वो भी प्लीज़ वोट डालने ज़रूर जाइए। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। यही मैं दुआ करूँगी सबसे कि सब खुशहाल रहें और अच्छे मतलब जो भी अच्छे से ज़्यादा मतदान करें और अपना नेता चुनने का सबको अपना अपना हक है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। बरेली में दूसरे चरण में चुनाव होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है। एक दिवसीय प्रशिक्षण में सभी मास्टर ट्रेनरों को बताया गया है कि 24 जनवरी को अपने अपने केंद्रों पर चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम वित्त संतोष बहादुर ने बताया कि 14 फरवरी को जिले में चुनाव होगा, जिसके लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है, जो 24 जनवरी को चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। जनपद बरेली में सामान्य निर्वाचन 2022 का जो 14 फरवरी को नियत है उसी के संबंध में आज मास्टर ट्रेनरों की मास्टर ट्रेनिंग हो रही है, जिससे कि हम 24 तारीख से पोलिंग पार्टी को प्रशिक्षण दे सकें। यहाँ पर ये स्लाइड के माध्यम से सामान्य ट्रेनिंग भी है और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ईवीएम मशीनें भी लाई गई हुई हैं कि जिससे कि सभी मास्टर ट्रेनर भी भली भांति से ईवीएम मशीन से और उसके साथ जो विभिन्न प्रकार के एड्रेस ट्रैग, स्पेशल ट्रैग तथा अन्य होते हैं उनसे भली बात परिचित हो जाएं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर लें, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी तरीके से पोलिंग पार्टी को प्रशिक्षण दिया जाना संभव हो सके। बदायूं में 14 फरवरी को दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन में लगाए गए समस्त जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट का सामान्य ईवीएम प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को बिंदुवार ईवीएम प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में 4-4 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। साथ ही सभी क्षेत्रों में 1-1 जोनल मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे गए हैं। चुनाव में लगे हुए कार्मिक हैं और जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आज हमारे जितने जोनल मजिस्ट्रेट हैं, हर एक विधानसभा में 4 हैं, टोटल 24 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है और कुल 225 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। उन सभी मजिस्ट्रेट्स को आज चुनाव की प्रक्रिया की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 24 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 9 करोड़ 72 लाख से अधिक नमूनों की जांच भी कराई जा चुकी है। ये देश में किसी भी राज्य में हुई सर्वाधिक टेस्टिंग और टीकाकरण है। प्रदेश में अब तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के 96% लोगों ने टीके की पहली खुराक प्राप्त कर ली है, जबकि 62% से अधिक लोग कोविड टीके के दोनों डोज ले चुके हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के 48% किशोरों ने टीकाकरण प्राप्त कर लिया है और 45% से अधिक पात्र लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में संक्रमण के 18,554 नए मामले मिले हैं, जबकि इसी अवधि में 19,328 लोग उपचार के बाद कोरोना से ठीक हुए हैं। प्रदेश में इस समय 57,300 सक्रिय मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि 2,23,990 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में अब कोरोना संक्रमण 19,24,051 सक्रिय मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी दर 16.41% पर पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले दर्ज किए गए हैं।
छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का आयोजन इस साल फरवरी में होगा। इस संवाद में छात्रों के अलावा माता पिता और शिक्षक भी शामिल होंगे। परीक्षा पर चर्चा प्रतियोगिता 2022 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। इस साल फरवरी में परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण का आयोजन होगा, जिसके लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। प्रधानमंत्री के साथ इस लोकप्रिय संवाद में न केवल छात्र बल्कि माता पिता और शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। innovateindia.mygov.in पोर्टल पर जाकर वो परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2022 में भाग ले सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए यह प्रतियोगिता खुली है। छात्र उनके लिए निर्धारित विषयों में से किसी एक पर अपने जवाब भेज सकते हैं। छात्र अधिकतम 500 अक्षरों में प्रधानमंत्री को अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। अपनी प्रविष्टि को सफलतापूर्वक जमा करने पर छात्रों को भागीदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छात्रों को जो विषय दिए गए हैं, उनमें कोविड-19 के दौरान परीक्षा के तनाव को कम करने की रणनीति, आजादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर स्कूल, स्वच्छ भारत, हरित भारत, कक्षाओं का डिजिटलीकरण और पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास शामिल हैं। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपके मन में भी परीक्षा से जुड़ा कोई सवाल है जिसका जवाब आप प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, तो आप भी 20 जनवरी तक परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से गति पकड़ ली और कड़ाके की ठंड भी हो रही है। ऐसे में बचाव के लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए हमें सतर्क रहना होगा। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के आयुर्वेद विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर SK पांडे ने कहा है कि हमें मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना से बचाव के लिए विशेष सावधानियों के साथ हमें गर्म पानी और काढ़े का प्रयोग भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।